फ्यूचर में जब भी आप अकाउंटेंट बनेंगे तो आपको एक काम हर महीने करना पड़ेगा, और ये जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं वो काम हर महीने करना पड़ेगा। GSTR 1 फाइलिंग। कौन सी? GSTR 1 फाइलिंग। तो अब ये GSTR 1 होता क्या है और इसमें क्या हमें दिखाना होता है और कैसे दिखाना होता है, ये सब कुछ आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और फ्यूचर में और भी करेंगे, बहुत डिटेल में इसको बातें करेंगे, लेकिन आज डायरेक्ट हम लाइव फाइल करने वाले हैं। तो देखिए, आप सबको मैं बता दूं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीएसटी में जब कोई व्यापारी क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, दिस इज क्लास नंबर 5। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफिंग कर देता हूं। GSTR 1 फाइलिंग। अब GSTR 1 फाइलिंग को समझने के लिए पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब कोई व्यापारी जीएसटी में क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, यानी वो एक टैक्स पेयर बनता है, तो दो तरीके की स्कीम आपको अवेलेबल होती है। पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। एक, रेगुलर टैक्स पेयर की तरह आप रजिस्टर्ड होते हैं, इसे नॉर्मल टैक्स पेयर भी कहते हैं। और जो दूसरी स्कीम है वो कंपोजिशन टैक्स पेयर की तरह आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अब एक और बात बताता हूं आप सबको कि आप लोग सब जने जो ये कोर्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप आगे जाके अच्छी जॉब में ही जाने वाले, अकाउंटेंट बनने वाले हैं या अकाउंट्स मैनेजर बनने वाले हैं या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बनने वाले हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर बनने वाले हैं, या आप अपने आप में से कई सारे लोग अपने खुद के बिजनेस में अपना काम देखने वाले हैं। अभी वंदना मेरे पास बेटी, इसका खुद का बिजनेस था, अच्छा काम था, बड़ा काम था, तो इसने खुद ने इसीलिए वो कोर्स सीखा है। तो कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपने ही बिजनेस में जो दूसरे लोग काम करते हैं और निर्भरता रहती है, डिपेंडेंसी रहती है जब अपने स्टाफ पर, तो उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए भी खुद स्वयं उन चीजों को सीखते हैं। मकसद सबके अलग, लेकिन आप आगे जाके करियर जब बनाएंगे तो आपको कंपोजिशन टैक्स पेयर हायर नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूं। आप लोगों को हायर कौन करेगा? एक रेगुलर टैक्स पेयर ही हायर कर सकता है। कंपोजिशन टैक्स पेयर वो व्यापारी होता है जिसका टर्नओवर बहुत कम होता है, 1.5 करोड़ तक आपका सालाना एनुअल टर्नओवर है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में है। अब एक अकाउंटेंट कंपोजिशन टैक्स पेयर नहीं रखता है, उसका मैं कारण बताता हूं, क्योंकि कंपोजिशन टैक्स पेयर को क्या क्या काम करना पड़ता है। इसको क्वार्टरली टैक्स का पेमेंट करना होता है, याद रखिएगा। कंपोजिशन टैक्स पेयर को क्या करना पड़ता है? क्वार्टरली टैक्स का पेमेंट करना होता है, और पेमेंट करना जीएसटी में उतना ही आसान है जितना आप कोई मार्केट में शॉपिंग करते हो और अपना गूगल पे यूपीआई से उसका पेमेंट करते हो। और जीएसटी में आप पेमेंट की सुविधा यूपीआई से भी चालू कर दी गई है, तो आप अपना जीपे, फोन पे, भीम पे और न जाने कौन कौन से ऐप आप यूज करते हैं, उनसे भी जीएसटी का पेमेंट आप गवर्नमेंट को कर सकते हैं। तो 3 महीने में ओनली 1 टाइम आपको पेमेंट करना होता है, यानी आपको साल में 4 बार चालान के जरिए टैक्स का पेमेंट करना होगा। अगर आपके पास कौन सी स्कीम है? कंपोजिशन स्कीम है, और ये बहुत आसान है, तो व्यापारी खुद ही कर लेता है, उसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 3 महीने में जितनी सेल होती है और उस सेल पे एक टेंटेटिव जितना टैक्स बना होता है, टैक्स की भी एक ही रेट होती है, फ्लैट रेट होती है। तो मान लो 1% टैक्स है और 3 महीने में मैंने टोटल मिला के 5 लाख रुपए की सेल की, तो 5,000 रुपए मेरा टैक्स बना, और वो 5,000 रुपए मैं सीधे सीधे गूगल पे से पेमेंट कर दूंगा, तो शायद वो चीजें आप मिनटों में कर लोगे, सेकंड्स में कर लोगे। तो आपको किसी अकाउंटेंट की या टैक्स पेयर की कोई जरूरत नहीं होती है, आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ सेल पर नजर रखनी होती है। आपको अपनी सेल बिल बनाओ और उसकी टोटल करो 3 महीने में एक बार, 90 दिन की जो सेल हुई है उस पर आपको पेमेंट करना होता है। और साल में एनुअली एक बार आपको रिटर्न फाइल करना होता है, तो एनुअल रिटर्न होता है GSTR 4। और ये रिटर्न आपको और बता दूं मैं कि ये रिटर्न ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। जैसे जैसे आप चालान के माध्यम से पूरे साल भर में पेमेंट करेंगे, उसी चालान में बताए गए फिगर्स वहां रिटर्न में ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। आपको खाली फाइल करना होता है बस, ओटीपी आता है, ओटीपी डाला ईवीसी से और आपका रिटर्न फाइल हो जाता है। तो मतलब इसमें भी आपको किसी स्पेशलाइज नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी कंपोजिशन व्यापारी क्यों रखेगा अकाउंटेंट, जबकि उसकी
जरूरत ही नहीं है। या तो ये काम वो स्वयं कर ले, या इस काम के लिए वो किसी को साल में एक बार पकड़े सीए को कि मेरा जीएसटीआर 4 भरना है, 500,000 रुपए लेगा और काम हो जाएगा। अब एक अकाउंटेंट को हायर करोगे, 12-15 हजार रुपए देने पड़ेंगे, तो 2 लाख रुपए का आदमी थोड़ी रखोगे आप उसके लिए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि कंपोजिशन व्यापारी एक अकाउंटेंट को हायर नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने जीएसटी अच्छे से सीख लिया तो आप ऐसे 100 कंपोजिशन व्यापारी का काम हाथ में ले सकते हो कि साल के 5,000 लूंगा, सारा काम करूंगा। तो 100 फाइल ले ली तो 5 लाख रुपए बन गए। काम आता है तो वो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आता है तो काम आएगा हाथ में। समझ रहे हो? जब बंदे को क्या होता है, खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, तो वो किसी को भी बोल सकता है कि ये तेरा पूरा काम जो है वो मुझे दे दे, 5,000 लूंगा, तेरे सारे रिटर्न विटर्न भरना, पेमेंट करना, तेरी पूरी अकाउंट्स मेंटेन करना, ये सब मैं कर लूंगा। बुक कीपिंग करोगे तो और उसको 15,000 बताओ, 10,000 बताओ, 15,000 वो हंसते खेलते देगा। 2 लाख देने से तो अच्छा है ना। कितना देना? 15,000 देना। हम बात करने वाले हैं रेगुलर टैक्स पेयर की। किसकी? रेगुलर टैक्स पेयर की। देखिए, रेगुलर टैक्स पेयर 2 प्रकार के होते हैं, इसमें भी वापस 2 कैटेगरी। एक ऐसे व्यापारी होते हैं जो क्वार्टरली पेमेंट करते हैं, सॉरी मंथली पेमेंट करते हैं और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, जिन्हें क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम कहते हैं। क्वार्टरली रिटर्न यानी इन्हें 3 महीने में एक बार रिटर्न भरना पड़ता है और मंथली पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट हर महीने करना पड़ता है। इसे कहते हैं क्यूआरएमपी। ऐसे टैक्स पेयर को क्या कहते हैं? क्यूआरएमपी टैक्स पेयर। और दूसरी तरीके के जो टैक्स पेयर होते हैं वो मंथली टैक्स पेयर होते हैं। और आज हम जो रिटर्न भरने वाले हैं वो भी मंथली टैक्स पेयर का ही भरने वाले हैं। मंथली टैक्स पेयर को हर महीने रिटर्न भी भरना है और हर महीने पेमेंट भी करना है गवर्नमेंट को, पूरे महीने भर में जितना भी आपका सेल हुआ और उस पर जो भी आपका टैक्स बना। ठीक है, तो ये आप ये मान के चलिए, इनको मंथली ही रिटर्न फाइल करना होता है और मंथली ही पेमेंट करना होता है, और इनका कामकाज भी बड़ा होता है। इस वजह से इनको एक प्रॉपर अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। यानी रेगुलर टैक्स पेयर किसी न किसी अकाउंटिंग प्रोफेशनल को जरूर हायर करेगा, क्योंकि हर महीने उसको काम पड़ रहा है। और अब मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर हम यहां पर, तो हमने चलो बात कर ली कि कौन किसको कब कब क्या क्या करना होता है। अगर हम यहां पर कंपेयर करें तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम में, तो आपको जीएसटीआर 4 साल में एक बार भरना, यानी ओनली 1 रिटर्न है। कौन सा? जीएसटीआर 4, जिसमें आपको अपनी सेल, अपनी परचेज, अपने द्वारा दिया गया टैक्स सब कुछ बताकर फाइल करना होता है। ये मैंने पूरे साल भर में किया। पेमेंट तो आप ऑलरेडी पहले ही कर चुके होंगे क्वार्टरली बेसिस पे। जबकि अगर आप मंथली टैक्स पेयर हैं, आप रेगुलर स्कीम में, याद रखिएगा, तो आपको हर महीने सबसे पहले रिटर्न भरना होता है जीएसटीआर 1। ये पहला रिटर्न होता है, हर महीने भरना पड़ता है। यानी आप ये मान के चलिए साल के कितनी बार? 12 बार। दूसरा जो रिटर्न होता है वो होता है जीएसटीआर 3B। ये भी हर महीने भरना पड़ता है और इसी के माध्यम से आप अपना टैक्स का पेमेंट करते हो, लायबिलिटी का। ये भी भरेंगे हम अभी आज 5-7 दिन बाद वापस। ये भी इस महीने में कितनी बार? सॉरी, साल में 12 बार, महीने में 1 बार। जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट होती है, हर रिटर्न की एक ड्यू डेट होती है, याद रखिएगा। जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट होती है अगले महीने की 11 तारीख, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जो कि कब है? आज है। अगर आज 11 जून है तो इसका मतलब मई महीने के जीएसटीआर 1 फाइल करने की आज क्या तारीख है? आखिरी तारीख है। नहीं भरा सर तो क्या होगा? अगर आप टाइमली रिटर्न नहीं भरते हो तो आपको तो पेनल्टी का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन सामने वाली पार्टियों को भी उससे नुकसान होता है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, आगे हम चर्चाएं करेंगे। अभी तो आप शुरुआती दौर में हो बिल्कुल जीएसटी के। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना 11 तारीख तक भरना होता है। और जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट होती है, अगर मंथली फाइलर हो तो 20 तारीख। कितना? किसी भी महीने के निकलने के बाद अगले महीने की 20 तारीख तक आपको 3B भरना होता है, और उसके माध्यम से अगर आपकी कोई लायबिलिटी है तो उसका पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट। तो आज 11 तारीख को हम भरेंगे, फिर 20 तारीख तक हम एक और रिटर्न भरेंगे। कौन सा वाला? 3B। तो आप इस महीने में 2 रिटर्न देखने वाले हैं, फिर अगले महीने वापस से 2 रिटर्न देखोगे, फिर उसके अगले महीने और 2 रिटर्न देखोगे। तो जब तक आप जीएसटी पढ़ोगे, आप 2-3 बार
फ्रीक्वेंटली और कंटिन्यूअसली इन रिटर्न्स को देखोगे तो आपको इसकी थीम भी समझ में आएगी और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और भविष्य में आप किसी भी व्यक्ति का अपना रिटर्न, ये दोनों रिटर्न जो आप एज एन अकाउंटेंट बनने के बाद आपको हर महीने भरने पड़ेंगे, आप भर पाओगे। और मैं आपको बिल्कुल पोर्टल पर ये ट्रेनिंग देने वाला हूं कि पोर्टल से रिटर्न रियल में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो लाइव डेटाबेस पर है, डमी नहीं है। मैं तो कर सकता हूं, आप नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ देख सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि ये कोई डमी नहीं है। जैसे टैली में आप करते हो ना, टैली और एक्सेल में आप खुद प्रैक्टिस करते हो, इसकी आपको जो है वो आज ही है, यूं समझ लो। इसकी आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई भी डमी सॉफ्टवेयर जैसा नहीं होता है कि आप भर लोगे। ये डायरेक्ट पोर्टल पे, इंटरनेट पर, वेबसाइट पर भरा जाता है, क्लाइंट की आईडी में जाके क्लाइंट के डेटाबेस डालकर भरा जाता है। तो इसको आप डमी नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। और जब तक पूरी तरह से आप परिपक्व नहीं हो जाते हैं, जब तक पूरी तरह से आप मैच्योर नहीं हो जाते हैं, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन जाती, तब तक किसी और के डेटाबेस पर ट्राई भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ हर कुछ डाल दिया तो नोटिस आ जाता है डिपार्टमेंट का, वो फिर आपको महंगा पड़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो आप किसी अपना प्रैक्टिस करने के चक्कर में किसी का गलत नुकसान ना कर दें, ये भी ध्यान रखना। आपको सिर्फ देखना है, अच्छे से समझना है, रियलाइज करना है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो देन डिस्कस करिए मेरे साथ क्लासेस में, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, खत्म होते होते आप सब जीएसटी में मास्टरपीस बन जाना है, लेकिन उसके लिए रेगुलरिटी और साथ साथ में ध्यान से पढ़ना और नोट्स मेकिंग करना। नोट्स बनाओ अच्छे से, मल्टीपल कलर्स यूज करो, हाइलाइटर्स यूज करो, ये नोट्स आपको आगे जाके बहुत पे करने वाले। अब बात ये आती है कि यार जीएसटीआर 1 भरना है, आज 11 तारीख है, और साल में ये 12 बार भरा जाता है, 3B भी 12 बार भरा जाता है, क्या यहीं पर जाके स्टॉप हो जाता है? नहीं होता मामला यहाँ पर स्टॉप। एक और रिटर्न होता है जीएसटीआर 9, ये साल में एक बार भरा जाता है, एनुअल रिटर्न है। जीएसटीआर 9 क्या है? एनुअल रिटर्न। इसकी ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के निकलने के बाद अगले फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर से पहले पहले भरना होता है, यानी आपको अच्छा खासा समय मिलता है इसमें, लगभग 9 महीने, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपका मार्च में खत्म होता है, तो मार्च के बाद 31 दिसंबर यानी 9 मंथ का समय मिलता है आप अपना एनुअल रिटर्न प्रीवियस ईयर का फाइल करने के लिए, याद रखिएगा। और चौथा जो होता है वो होता है जीएसटीआर 9C, ये होता ऑडिट। ये भी साल में एक बार करानी पड़ती है और इसकी ड्यू डेट भी 31 दिसंबर होती है। लेकिन ये जो लास्ट के 2 रिटर्न मैंने लिखे हैं ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, ये ऊपर के 2 रिटर्न सब पे लागू होंगे। एनुअल रिटर्न आपका तभी लागू होता है जब आपका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो, तो ये कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल है। किसी भी व्यापारी का एनुअल रिटर्न कितना हो, एनुअल रिटर्न यानी जीएसटीआर 9 उसको तब भरना अनिवार्य है जब उसका एनुअल टर्नओवर, सालाना वार्षिक बिक्री, सालाना सेल 2 करोड़ से ज्यादा हो, तो उसको ये भरना ही पड़ेगा जीएसटीआर 9। आपको ये भी बता देता हूं, जीएसटीआर 9 भरने की मेरी जो फीस है वो 10,000 रुपए। कितनी? अगर कोई भी व्यापारी मेरे पास आता है जीएसटीआर 9 भरवाने के लिए, मैं 10,000 रुपीज चार्ज करता हूं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत कुछ पैसा जीएसटी में कमा सकते हो। और ये जो मंथली रिटर्न होते हैं, इसकी जो आपकी फीस होती है महीने की, वो पर रिटर्न सीए लोग चार्ज करते हैं 1500 से 1000 से 2000 रुपए की फीस होती है नॉर्मली मार्केट में। जैसे कई सारे लोग तो पूरा एनुअल पैकेज बनाकर दे देते हैं कि 35,000 साल के लगेंगे, 40,000 साल के लगेंगे सारे रिटर्न और सब कुछ काम हमारा, तो एनुअल पैकेज पर ही होती है ज्यादातर पार्टीज। लेकिन इंडिविजुअली कोई रिटर्न फाइल करवाने आता है तो पर रिटर्न इसमें चार्जेस होते हैं। तो इनकम टैक्स से ज्यादा पैसा अगर प्रैक्टिस की बात करूं तो किसमें? जीएसटी में, याद रखिएगा, है ना। एक फाइल पकड़ लिया और अगर ये जिसमें 9 तक की सारी काम करनी हो 30 से 35,000 ले लिया और बुक कीपिंग साथ में डाल दिया आपने कि भाई सारे बिलिंग वगैरह का रिकॉर्ड वगैरह मैं ही मैनेज करूंगा, तो मैनुअल बिल हर महीने के मुझे भेजा कर, बाकी सारा काम मेरा है, तो आप आराम से 35 से 40,000 साल के ले सकते हो उससे। जैसे 10 क्लाइंट भी बना लिए तो आपको कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके लिए वापस बता रहा हूं, डीप लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। कोई आदमी आपको आउटसोर्स क्यों करेगा, आपको क्यों देगा काम, जब उसको लगेगा कि आपके पास बहुत नॉलेज।
अच्छा, 9C भी हर कोई नहीं करता है, 9C ऑडिट होती है, याद रखिएगा। जीएसटी या 9C क्या होती है? ऑडिट। जीएसटी में ऑडिट कराने की लाइबिलिटी बनती है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। कितना? 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो ऑडिट करवानी पड़ती है। तो ये जो लास्ट की दो जो मैंने रिटर्न्स बताए हैं, रिटर्न्स लागू किसके ऊपर होता है? 2 करोड़ से ऊपर के व्यापारियों पे या 5 करोड़ के ऊपर के व्यापारियों पे लागू होता है। लेकिन पहले 12 और 12 24 साल में 24 बार जो ये रिटर्न भरने हैं वो तो सबके भरने ही हैं, जो मंथली टैक्स पेयर है वो। अगर 2 करोड़ से कम है तो ऑप्शनल है, भर भी सकता है, यस। लेकिन ऑडिट ऑप्शनल नहीं है। ऑडिट आप 5 करोड़ से नीचे पे नहीं करवानी है आपको, 5 से ऊपर पे भी ऊपर ही करवानी ऑडिट। ठीक है। अब हम जो ये सारे कंप्लायंस सीखने वाले हैं आने वाले समय में, लेकिन आज हम जीएसटीआर 1 भरते हैं, तो जीएसटीआर 1 पे थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं मैं यहां पर। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न filed by every regular taxpayer under GST। अगर आप QRMP स्कीम में तो ये 3 महीने में एक बार भरना पड़ता है, अगर आप मंथली टैक्स पेयर है तो ये हर महीने भरना पड़ता है, और इसकी जो ड्यू डेट होती है वो 11 तारीख होती है, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसके अंदर क्या बताना होता है, अब आप इसको समझिएगा। इसके अंदर क्या बताना होता है, जैसे यहां पर मैं देखिए, लिखना नहीं है, ये फाइल वैसे ही भेज दूंगा मैं, सिर्फ समझो, टाइम नहीं अपने पास इतना। जैसे ये अभी आपका कौन सा महीना निकला? मई 2024 निकला। 1 मई से लगाकर 31 मई निकला, और आज हम हैं 11 जून के दिन, 11th जून पे हम भरने जा रहे हैं जीएसटीआर 1 आज की तारीख में, मई महीने का। कौन सा महीने का? मई 2024 का। तो उस मई महीने में 1 तारीख से 31 तारीख तक आपने जितनी भी सेल की होगी, क्या की होगी? जीएसटी में सेल को कहते हैं आउटवर्ड सप्लाई। क्या कहते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। और परचेज को कहते हैं इनवर्ड सप्लाई। याद रखिएगा, आपने जितनी भी प्रकार की सेल की, या फिर सेल्स रिटर्न, सेल और सेल्स रिटर्न एक ही बात है, सेल्स रिटर्न, और या फिर आपको सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस देते हैं, तो अगर आपको कोई एडवांस भी मिला है पार्टियों से, ये सारी चीजें आपको इस रिटर्न में बतानी होती है, क्योंकि इन सारी चीजों पे आपकी कहीं ना कहीं टैक्स लायबिलिटी बनती है। आपने बोला इस रिटर्न में आपने बोला है कि मैंने टोटल मिला के 15 लाख रुपए की सेल की, मान लो आपकी आउटवर्ड सप्लाई बताई कितनी? 15 लाख। आपने बोला कि इस पे मैंने जो कस्टमर से टैक्स वसूला वो 2.8 लाख का वसूला, तो सेल पे जो टैक्स आपको लेके सरकार को देना पड़ता है उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट। जीएसटी आपका कितना बना? आपने अगर इस रिटर्न में यह बता दिया कि मैंने 15 लाख रुपए का माल बेचा या सर्विस बेची और मैंने 2.8 लाख रुपए का टैक्स लिया है, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, तो ये रिटर्न भरते ही ये 2.8 लाख रुपए की आपकी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी, जो आपको 20 तारीख तक चुकानी है सरकार। तब आपको जब चुकाने जाओगे तो जीएसटीआर 3 भी भरना होगा। तो जीएसटीआर 1 एक ऐसा रिटर्न है जिसमें हम खुद सेल्फ डिक्लेयर करते हैं गवर्नमेंट को कि हमने इतनी सेल की पिछले महीने में, और उस सेल पे हमने इतना टैक्स कस्टमर से लिया, और ये टैक्स हमें आपको देना है। अरेंजमेंट करिए, अगले 8-9 दिन आपके पास है, अरेंज करिए और गवर्नमेंट को दीजिए। सीधी सी बात है। जब आप क्या फाइल करने जाएंगे? 3B फाइल करने जाएंगे। कौन सा? 3B। क्योंकि मंथली पेमेंट करना होता है, मंथली रिटर्न भरना होता है और मंथली पेमेंट करना होता है। रिटर्न भरने में और पेमेंट करने में फर्क क्या है? रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है जानकारी प्रदान करना सरकार को अपने द्वारा, और पेमेंट करने का मतलब होता है कि जो जानकारी प्रदान की गई है और उसमें जितना आपने अपनी खुद की लायबिलिटी डिक्लेयर की है उसको भुगतान करना, चुकाना, वो चालान के माध्यम से चुकाया जाता है। यानी जब भी आप कोई टैक्स का पेमेंट करते हो, जो इंस्ट्रूमेंट आपको भर के देना होता है पेमेंट के साथ, उसे चालान कहा जाता है। और जब भी आप सरकार को कोई भी अपनी सेल, परचेज वगैरह की जानकारी जिस भी फॉर्म में भर के देते हो, उसी फॉर्म को हम रिटर्न फाइल करना कहते हैं। क्या कहते हैं? वो रिटर्न फाइल करना कहते हैं। चालान में और रिटर्न में ये फर्क है। चालान का मतलब टैक्स का पेमेंट हो रहा है, रिटर्न का मतलब होता है कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दी जा रही है हमारे द्वारा। क्लियर?
तो आज हम जीएसटीआर 1 भरने वाले हैं। अच्छा, जीएसटीआर 1 जब आप भरोगे तो जब आप इसको पोर्टल पे जाके ओपन करते हो, चलिए अपन चलते हैं सीधे सीधे पोर्टल पर। अब देखिए मेरे पास एक व्यापारी के डेटा है, ध्यान से देखना, मैं आपको वो फाइल ओपन करके बताता हूं। ये सेल बिल है, व्यापारी ने ये सारे सेल बिल जो है टेली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उन्होंने इस सॉफ्टवेयर से पीडीएफ बना ली। ये 13 बिल है टोटल, कितना है आप देख सकते हैं, ये सारे 13 बिल की पीडीएफ भेज दिए मुझे, 13 के 13 ही बिल की पीडीएफ है। टैक्स इनवॉइसेस लिखा हुआ है, लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ना टैक्स इनवॉइस की। 13 बिल में से मैं आपको पहले कोई एक बिल समझाता हूं जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि बिल में क्या क्या चीजें होती है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूं, समझिएगा आप लोग। कभी भी ध्यान देना, जब रेगुलर टैक्स पेयर होता है तो बिल की हेडिंग क्या होती है, टैक्स इनवॉइस। यहां पर मेहता ऑफसेट प्रिंटर लिखा हुआ, ये सप्लायर है, सप्लायर यानी जो सप्लाई करने वाला, इनका एड्रेस लिखा हुआ, इनका जीएसटी नंबर लिखा हुआ है। बिल में सप्लायर का जीएसटी नंबर होना बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि जीएसटी नंबर डालते ही पता पड़ जाएगा कि वो फेक है या ओरिजिनल है। चलिए देखते हैं, मैं चल रहा हूं यहां से सीधे सीधे, सॉरी यहां से नहीं, इधर से पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पर चलते हैं अपन सीधे सीधे, gst.gov.in। कितना सिंपल। यहां पर सर्च टैक्स पेयर में चलते हैं, सर्च बाय जीएसटीआईएन करते हैं। कल तो हमने एक इंटरनेट पर ही एक बिल था उसको देखा था और हमें ये पता चला कि वो बिल सही नहीं था, लेकिन आज तो हमारे पास ओरिजिनल डेटा है। तो क्या सर आप सही बोलते हो या झूठ बोलते हो, अभी पता कर लेते हैं। यहां पर हम जीएसटी पोर्टल पे आ गए, यहां हमें ये 08 AY UPM 4769 Q1 Z के बाद एक और होगा 1, ठीक है, आईडी नहीं। दिस इज GSTIN 901293 एंड सर्च। अब देखिए ओरिजिनल नंबर है तो सब कुछ डिटेल आ गई। कौशल कुमार मेहता लीगल नेम है, आप इधर देख सकते हो। ये मेहता ऑफसेट, ये ट्रेड नेम है। आदमी हमेशा बिजनेस ट्रेड नेम से करता है। और पैन कार्ड जिस नाम से होता है, प्रोप्राइटरशिप है तो पैन कार्ड हमेशा इंडिविजुअल के नाम से होगा, तो वो लीगल नेम मेहता कौशल कुमार मेहता है। मेहता ऑफसेट प्रिंटर ये ट्रेड नेम है। रजिस्ट्रेशन इन्होंने कब लिया था, अक्टूबर 2023 में। प्रोप्राइटरशिप कॉन्स्टिट्यूशन बिजनेस का बता रहा है, जीएसटी नंबर एक्टिव है, रेगुलर टैक्स पेयर है। इनका एड्रेस भी आ रहा है पूरा का पूरा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ एड्रेस, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वो भी आ रहा है उदयपुर सर्कल सी में। और आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया इन्होंने, ई-केवाईसी अभी तक नहीं करवाई है। एडिशनल ट्रेड नेम अगर कोई है तो यहाँ से देख सकते हो। सर्विस प्रोवाइडर है, कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या है, सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से सर्विसेज देते हैं, ये वो सर्विसेज और ये उनके एसएससी कोड दे रखे हैं यहाँ पर। और रिटर्न फाइलिंग टेबल में अगर आप फाइलिंग टेबल देखोगे तो इन्होंने लास्ट जीएसटीआर 3B कौन कौन से भरे सब कुछ आ रहा है, और 1B कब कब भरे हैं वो सब कुछ आ रहा है। तो अभी रिसेंटली देखिए अप्रैल महीने का जीएसटीआर 1 भरा हुआ है 13 मई 2024 को, और अब हम मई का जीएसटीआर 1 भर रहे हैं आज 11 जून को। तो जैसे ही मैं आज भर दूंगा फिर आप यहाँ आके देखोगे ये आज की हिस्ट्री और जुड़ जाएगी। ये आप एक व्यापारी के बारे में सब कुछ यहाँ से पता कर सकते हो। अगर रियल नंबर है तो यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल नजर आएगी। फर्जी नंबर अगर किसी बिल पे प्रिंट कर रखा है किसी ने तो वो इनवैलिड नंबर बता देगा, तो वहां आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बंदा फेक इनवॉइसेस बना रहा है, एंड आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन भी कर सकते हो। कंप्लेन करो नहीं करो, आप अपना खुद का प्रॉफिट जरूर देख सकते हो कि भैया तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, टैक्स कैसे जोड़ रहा है, टैक्स कम करो, डिस्काउंट भी दे। चल, हमें किसी से अगर बेर नहीं लेना है तो हम अपना फायदा देख कर निकल ले वहां से। तो कुल मिलाकर ये है कि क्रॉस चेकिंग हम कर सकते हैं अगर हमें कभी कोई डाउट है किसी के ऊपर। तो अब हम बात ये करते हैं कि यार रिटर्न कैसे भरते हैं। रिटर्न भरने के लिए जब कोई व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है तो उसकी ईमेल आईडी पर उसको एक मेल आता है। रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने के बाद जब अप्रूवल मिल जाती है तो एक अप्रूवल का मेल आता है। उस मेल में उसको एक नंबर, ये जीएसटी नंबर अलॉट होता है। तो मेल के अंदर एक नंबर आता है कि ये आपका जीएसटी नंबर है, कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ होता है,
और आपका लीगल नेम, ट्रेड नेम वगैरह सब कुछ लिखा होता है, और उसमें आपको एक यूजर नेम और एक पासवर्ड दिया जाता है। तो वो यूजर नेम और पासवर्ड आप यहां पर क्या करते हो, लॉग इन करते हो उससे, और फर्स्ट टाइम लॉग इन करते वक्त आप उसे बदल देते हो, ठीक है, और फिर समय समय पे आप उसको बदल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां पर वो यूजर नेम और पासवर्ड आप लॉग इन करने में इस्तेमाल करते हो। तो जैसे ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये पासवर्ड भी मैंने डाल दिया, ये यूजर नेम में पासवर्ड है, और लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करते वक्त कैप्चा कोड जरूर डालना पड़ता है, तो ये कैप्चा कोड हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पर, सॉरी ये सही है, लॉगिन। तो जैसे आप लॉगिन करते हो तो आप पोर्टल पर यानी आईडी में ऐसे एंट्री ले लेते हो, ये आईडी खुल गई, आप देख सकते हैं कौशल कुमार मेहता लिखा हुआ आ रहा है, इनका जीएसटी नंबर भी लिखा हुआ रहा है, और लास्ट 5 अकाउंटिंग पीरियड या लास्ट 5 पीरियड में आपने कब कब क्या क्या किया वो सब कुछ आ रहा है। अब ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये रिटर्न भरे जा चुके हैं, यानी अप्रैल तक का सारा काम हो चुका है, अब सिर्फ मई का काम बाकी है। ये 11 तारीख आज आपको 1 भरना है, और फिर 20 तारीख को आपको 3B भरना है। यानी यहां पर आपको डैशबोर्ड पर, इसे कहते हैं डैशबोर्ड, जब आप अपनी आईडी में आते हो तो डैशबोर्ड पर आपको लास्ट 5 कैलेंडर पीरियड के रिटर्न्स की स्टेटस नजर आती है कि आप, ग्रीन कलर दिख रहा है मतलब भरे हैं, और ये येलो कलर दिख रहा है मतलब अभी पेंडिंग है। तो इस महीने दोनों रिटर्न भरने अभी बाकी है। अब हम बढ़ते हैं, यहां से अपने को ड्यू डेट भी पता पड़ जाती। अब 1 भरा कैसे जाता है साहब, चलिए देखते हैं। कभी भी आपको जीएसटी में रिटर्न फाइल करना है तो आईडी में घुसो, देख लो कि पेंडिंग है और आज लास्ट डेट है मान लो। कभी भी लास्ट डेट तक का इंतजार वैसे नहीं करना चाहिए, 1-2 दिन पहले ही भर देना चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई ना कोई टेक्निकल सर्वर इशू आ गया, कोई इंटरनेट इशू आ गया, कुछ हमें कोई काम अर्जेंट आ गया, तो फिर वो अननेसेसरी हमारा रिटर्न डिले होगा, उससे हमें भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमें पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी, सामने वाली पार्टियों को जिन्होंने हमसे परचेज किया उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि आपसे जिन लोगों ने खरीदा ना, रजिस्टर्ड पार्टियां, उनको इनपुट मिलेगी जो टैक्स उन्होंने आपको देना है, तो उनको वो इनपुट नहीं मिलेगी टाइमली, तो फिर उनको भी नुकसान होगा उसका, आपके और उनके संबंध खराब होंगे। तो बेटर इट इज कि हमेशा टैक्स कंप्लाइंट रहे, समय पे सारे काम करें। क्लियर? अब फिलहाल में हम सीधे सीधे चलते हैं, 1 कैसे भरूंगा मैं लाइव में। देखिए मेरे पास डेटा सारा आ चुका है, मैंने सारे बिल मंगवा लिए। बिल को समझा रहा था मैं आपको, ये जो पार्टी है सामने वाली, ये है रेसिपिएंट। कौन है? खेल अधिकारी, खेलो इंडिया जूडो सेंटर, ये रेसिपिएंट है। ये ओरिजिनल बिल है, 1 मई का बिल है ये, और ये बिल नंबर है, और ये रेसिपिएंट है। लेकिन यहां आप देख सकते हैं यहां पर एक चीज का अभाव है, जीएसटी नंबर का। मतलब ये कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन, यूआरपी। अगर आप रजिस्टर्ड और वो अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड, ये किस तरीके की सप्लाई है? B2C सप्लाई है, पढ़ाया था ना, याद है? B2C सप्लाई। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या सर्विस दी है। अब देखो इनका क्या काम है, इनका काम है ऑफसेट प्रिंटर का काम है, प्रिंटिंग का काम है। तो सर्विस प्रोवाइडर हुए जो लोग प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, आपके ऑर्डर पर। हालांकि उनका भी मटेरियल लगता है प्रिंटिंग में, अब इन्होंने जो जो भी प्रिंटिंग किया होगा तो इनका फ्लैक्स फ्लैक्स ये सब मटेरियल तो लगा होगा, लेकिन अल्टीमेटली इनका बिजनेस सर्विस कैटेगरी में आता है। किस में आता है? सर्विस कैटेगरी में। तो इन्होंने देखिए ये सब मल्टी कलर प्रिंटिंग, मल्टी कलर प्रिंटिंग, मल्टी कलर प्रिंटिंग, अलग अलग तरह के फ्लैक्स बनाया, और उसकी पूरी ये टोटल बना के 12,300 का बिल है, और जीएसटी जोड़ा हुआ है, देखिए आप। और आपको ये भी बता देता हूं कि प्रिंटिंग सर्विसेज के ऊपर 18% जीएसटी लगता है। कितना परसेंट? तो ये 9% जुड़ा हुआ होगा, ये आपको नीचे नजर आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए 9%, ये 9, ये 9 है ना। तो ये 12,300 रुपए की सर्विस दी, 1107 का जीएसटी जुड़ा, टोटल बिल की वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू कितनी बनी? 14,514 रुपए। अब आपको इसमें यह भी समझना है कि ये जो 12,300 रुपए है, इसे टैक्सेबल वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैक्सेबल वैल्यू कहा जाता है। और ये जो नीचे 9% जुड़ा हुआ है, इसे टैक्स अमाउंट कहा जाता है। यानी टैक्सेबल वैल्यू में अगर हम टैक्स को जोड़ दें तो ये जो 14,514 रुपए आए, ये इनवॉइस वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो आप देखिए यहां पर एक फॉर्मूला बन गया। क्या बना? टीवी प्लस टी इक्वल टू आईवी। लिख लो, कॉपी में काम आएगा। अपने घर के टीवी में पीने वाली टी को जोड़ते हैं
तो आप चौथी क्लास में आ जाते हैं। टीवी मीन्स टैक्सेबल वैल्यू, आई मतलब सॉरी टी, टी मतलब टैक्स अमाउंट, जोड़ दूं अगर उसमें तो बिल की वैल्यू आ जाएगी, इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी। और उल्टा करें तो आपको इनवॉइस वैल्यू पता है अगर, तो उसमें से टैक्स माइनस कर दो तो टीवी आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि आप कस्टमर को डायरेक्टली यही वैल्यू बोलते हैं कि कस्टमर पूछता ना कि मेरे को नेट कितने में पड़ेगा, तो हम लोग ये नहीं बताते कि 12,300 प्लस टैक्स, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं कि आपको नेट ये 14,514 में पड़ेगा। आप लोग मार्केट में कई सारी चीजें खरीदने जाते हो तो दुकानदार क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको वो प्राइस बताते हैं जिसमें टैक्स क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि हमें वो प्राइस सुनना पसंद नहीं कि ये आप स्मार्ट वॉच खरीदने गए तो दुकानदार ने ये नहीं बोला कि ये 3,000 प्लस टैक्स में पड़ेगी। अगर ऐसा बोलते हैं आपके दिमाग में वो टैक्स जो है वो डिस्काउंट की तरह दौड़ने लग जाता है कि ये तो कटवाऊंगा, जबकि वो तो गवर्नमेंट का है। तो दुकानदार को भी ये चीज पता होती है, इसलिए ज्यादातर व्यापारी क्या करते हैं, कस्टमर को या कंज्यूमर को कौन सी प्राइस बताते हैं, इंक्लूसिव प्राइस बताते हैं, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी इनवॉइस वैल्यू बताते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन सोचो आप खुद दुकानदार हो या आप खुद एक अकाउंटेंट हो और वो बंदा आपके पास आया है कि सर ये मेरे ये फोन का बिल बनाना है। अब उसको आप पूछोगे कि भाई कितनी प्राइस बताई काउंटर पे, तो बोले सर ये इसका 35,000 रुपए बताया, 35,000 का बिल बनाना। अब 35,000 में वो 18% जीएसटी जुड़ा हुआ है, तो यानी आपकी वो 35,000 इनवॉइस वैल्यू है। आप बिल बनाते वक्त क्या करोगे, टैक्सेबल वैल्यू को अलग लिखोगे, मोबाइल के आगे टैक्सेबल वैल्यू लिखोगे, नीचे सीजीएसटी एचजीएसटी जोड़ोगे 9% और फिर यहां पर 35,000 आएंगे टोटल में। तो आप हमेशा ऐसे कैलकुलेशन करोगे। बताता हूं, अगर आपको इनवॉइस वैल्यू पता है, जैसे ये 35,000 है, तो आपको अगर इसमें टैक्स का अमाउंट अलग करना है ताकि ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो 100/118 करना पड़ेगा, तो ये टीवी आ जाए। और अगर आपने ऐसा बोला कि भाई ये आपको 29,000 प्लस टैक्स में पड़ेगा, तो बहुत सीधा सीधा है, यहाँ 29,000 लिखो, यहाँ उसका 9% निकालो और फिर तीनों की टोटल करके यहाँ लिखो। जब हम कैलकुलेटर लेके बैठते हैं बिलिंग करते वक्त, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टैक्स अगर इनबिल्ड हमने प्राइस बता दी, इंक्लूसिव प्राइस बता दी, तो हमें उसको अलग कैसे करना है, क्योंकि बिल में तो आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा ना। डायरेक्ट आप 35,000 का बिल बनाओगे तो हो, लेकिन अंदर की स्ट्रक्चर को भी तो अलग अलग करना पड़ेगा कि उसमें से मोबाइल कितने का है, उसमें टैक्स कितना है, सीजीएसटी कितना है, एचजीएसटी कितना है या आईजीएसटी कितना है, वो अलग अलग बताना पड़ेगा। तो वो ये आपके ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे उस केस में। और ये टैक्स समरी है, जो हमसे टैक्स लिया जा रहा है उसकी डिटेल है, और ये लास्ट में इनका या बैंक डिटेल्स भी है, टैली में बना हुआ बिल है। तो कई बार क्या होता है, आप जब किसी पार्टी को सेल करते हो तो आपको उससे ये पैसा लेना होता है, तो ओरिजिनल कॉपी पार्टी को भेज दी जाती है बिल की, तो पार्टी के पास आपकी बैंक डिटेल भी है। तो कई सारी पार्टीज क्या करती है, इसी बैंक डिटेल पर आपको पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो टैली वगैरह में या सॉफ्टवेयर में ऐसे ऑप्शन होते हैं जहां पर हम बिल के अंदर अपनी बैंक डिटेल प्रिंट करवा सकते हैं, ताकि रेसिपिएंट आपसे बार बार फोन करके ये नहीं पूछे कौन से नंबर पे भेजूं, बिल में लिखा हुआ भेज दो। दिस इज करंट अकाउंट, आई थिंक, है ना, ये फर्म का अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो इसमें ट्रांजेक्शन इसी में चल रहे होते हैं, तो अपन ये पार्टी को दे देते हैं। ये लास्ट में ऑथराइज सिग्नेटरी होता है, तो जब आप इसकी कॉपी निकालते हो तो डबल कॉपी हमेशा, एक प्रैक्टिस ये रखनी होती है कि डबल कॉपी निकालनी है। या अगर आप कोई माल भेज रहे हो सामने वाले को, ये तो खेल सर्विस का बिल है, अगर गुड्स का बिल हो तो ट्रिपल कॉपी बनती है। गुड्स के बिल में कितनी कॉपी बनती है, ट्रिपल कॉपी आपको प्रिंट निकालनी होती है। पहली कॉपी ओरिजिनल फॉर बायर्स, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर हिमसेल्फ या हरसेल्फ या देमसेल्फ। ओरिजिनल किसको देनी होती, डुप्लीकेट किसको, ट्रांसपोर्टर को जो आपका माल लेके जा रहा हो। ट्रिप्लीकेट किसके लिए, आपको अपने लिए। हमेशा ये प्रैक्टिस रखो। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो उसमें दो ही कॉपी बनती है, ओरिजिनल फॉर बायर और डुप्लीकेट फॉर सप्लायर, क्योंकि सर्विस के केस में ट्रांसपोर्टर का कोई रोल ही नहीं होता। सर्विस को ट्रांसपोर्टर कैसे लेके जाएगा, नहीं आ रहा समझ में? धन्यवाद, आगे बढ़ते। कितने बिल है टोटल, 13 में से पहला बिल को 1 मई का कौन सा है, मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर ऊपर, B2C। ध्यान देना, जिस दिन मैंने ये आपको B2B और B2C बताया था, आपको उसकी अहमियत आज पता पड़ेगी।
पहले बिल की हेडिंग क्या लिखी? ठीक है, वेरी गुड। अब इसको देख के बताओ। बी टू बी, ये रजिस्टर्ड पार्टी है, जीएसटी नंबर दे रखा है, इसकी हेडिंग में क्या लिख देते हैं? बी टू बी। अब तीसरा बिल देखकर बताओ है क्या? जो ऑनलाइन है वो भी जवाब देंगे, मैं देखूंगा आपका जवाब। बी टू सी है, कैसे पता पड़ा? यहां देखो, यहां पर नजर दौड़ाओ हर बिल में, वहां नहीं दौड़ानी ऊपर। अब ये बताओ, बी टू सी है, ठीक है। अब ये बताओ, ये भी बी टू सी है, ये बताओ। वेरी गुड। ये बी टू सी, ये हाँ, आवाज आई है अब। ये ऐसा बिल भी बनाया जा सकता है जिसमें हमने पार्टी का नाम नहीं डाला, डायरेक्ट कैश लिख दिया। कैश कस्टमर होते हैं तो ऐसे ही बिल बनते हैं, पार्टी की आइडेंटिटी नहीं डालते। लेकिन एक चीज और बता देता हूं आपको, एक नियम बताता हूं इनवॉइस का। अगर बी टू सी है कोई बिल और आपने यहां पर पार्टी के नाम में कैश लिखा हुआ है या बैंक लिखा हुआ है, 50,000 से बिलो अमाउंट है, तो आप ऐसा बिल बना सकते हो और पार्टी की कोई भी आइडेंटिटी यहां पर नहीं है तो चलेगी। लेकिन अगर वो 50,000 या उससे अधिक का हो गया तो आपको यहां पर बायर में बायर का नाम लिखना है और उसका एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। बी टू सी में भी 50,000 से ऊपर की वैल्यू अगर हम वैल्यू का बिल बनाते हैं किसमें? बी टू सी में, तो बिल में सामने वाली पार्टी का एड्रेस लिखना अनिवार्य हो जाता है, नेम एंड एड्रेसेस। 50,000 से कम पे जरूरी नहीं है। अगर मेरा समोसे बेचने का बिजनेस है और मैंने दिन भर में 5,000 समोसे बेचे और मैंने वो 5,000 के समोसे के कैश बिल फाड़ दिए या एक ही बिल फाड़ा 5,000 समोसे का, तो भी राइट है, मुझसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या जीएसटी डिपार्टमेंट ये नहीं बोल सकता है कि आपने समोसे किस किस को बेचे, ये मेंटेन क्यों नहीं किया। मेंटेन करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि समोसे की वैल्यू 50,000 या उससे अधिक नहीं है। होती तो मेंटेन करता। और एक बात और बता देता हूं, अगर ये अमाउंट 2 लाख या उससे ज्यादा हो, 2 लाख, सॉरी 2 लाख या उससे ज्यादा हो, तो आपको सामने वाली पार्टी का पैन नंबर लिखना अनिवार्य हो जाए नियम अनुसार। जीएसटी में भले वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उसका पैन नंबर लेना होगा अगर आप उसको इनवॉइसिंग 2 लाख से ज्यादा वैल्यू की कर रहे हो तो। इसीलिए आपने देखा होगा, आप जब गोल्ड वोल्ड के मर्चेंट के यहाँ पर कोई गोल्ड खरीदने जाते हो, तो अगर वो उसका बिल वैल्यू 2 लाख या उससे ज्यादा बनता है तो वो बंदा हमसे क्या मांगता है? पेन नंबर मांगता है। खरीदार का पेन नंबर लेना अनिवार्य हो जाएगा अगर उसने आपसे 2 लाख या उससे अधिक वैल्यू की सप्लाई ली है तो। ठीक है, यहां तक ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया कि रेसिपिएंट का स्टेटस, ये भी ये सारे जो नियम मैंने लिखे हैं ना, ये सारे बी टू सी में लिखे हैं, क्योंकि अगर ये बी टू बी पे अप्लाई नहीं होती चीजें। अगर बी टू बी है तो आपको सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर लिखना है, भले आप उसका एड्रेस और नाम नहीं लिखे तो चलेगा, जीएसटी नंबर अनिवार्य हो जाएगा बी टू बी में तो। यहां तक ठीक है? अगला है ये देखिए रजिस्टर्ड है, तो देखो एड्रेस कहां लिखा हुआ है, पार्टी का नहीं लिखा हुआ ना, जीएसटी नंबर ही काफी है बी टू बी। यहां पे बी टू सी, फिर यहां पे बी टू बी, यहां पे बी टू सी। बस 13 बिल में से हमने ढूंढ निकाले वो बिल सारे के सारे जो बी टू बी और बी टू सी वाले हैं। तो बी टू बी और बी टू सी के अलावा कोई और नाम सुनने में आया? नहीं आया। कितने बिल बी टू बी के थे? एक।
2, 3, यानी इन 13 में से 3 बिल B2B में है। तो अब जो रेशियो बन गया यहां पर 3/10 का रेशियो बन गया है। 3 बिल रजिस्टर्ड पार्टियों को की गई सेल है और 10 बिल में जो सेल की है वो सारी अनरजिस्टर्ड पार्टी को की गई सेल है। अब एक नियम और बताता हूं आपको, अगर B2B इनवॉइसेस हैं, जो कि हमारे केस में हैं, कितने, तो एक एक बिल की इंडिविजुअल डिटेल आपको डालनी पड़ेगी रिटर्न में, यानी इसे कहते हैं इनवॉइस वाइज डिटेल। B2B बिलों में आपको हमेशा GSTR 1 भरते वक्त इनवॉइस वाइज डिटेल डालनी पड़ती है, जबकि अगर B2C सप्लाई की है, जैसे कि 10 बिल मेरे B2C में, तो उनकी आपको सिर्फ समरी डिटेल डालने की जरूरत है, एक एक बिल की डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। तो ये इस वजह से B2B और B2C बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा, GSTR 1 भरते वक्त अगर आपको मान लो यहां पर ये 3 की जगह पे पूरे महीने भर में मैंने 300 B2B इनवॉइस बनाए होते हैं, तो मुझे 300 ही यहां पे डालने पड़ते हैं 1 by 1। तो फिर मेरे लिए ऑनलाइन फाइल करना सही तरीका नहीं होता, फिर मैं कोई सॉफ्टवेयर से फाइल करता ज्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रिटर्न बना देता है। जैसे देखिए ये जो 13 बिल है ना, इसका एक मैं टैली सॉफ्टवेयर में बनाया गया GSTR 1 का एक PDF में बता रहा हूं, ये टैली सॉफ्टवेयर आपके लिए ऑटोमेटिक करके दे देगा, आपको रिटर्न बना के दे देगा। ये देखिए टैली में बन गया रिटर्न, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं, ये टैली का PDF मैं निकाल के लाया हूं। हालांकि हम यहां पर ऑनलाइन भरेंगे और पोर्टल पे आके भरेंगे, सॉफ्टवेयर से नहीं भर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर से भी आप डायरेक्ट फाइल बना के भर सकते हो। अब आप देखिए टैली में ये 13 नंबर यहां दिख रहे हैं, इंक्लूडेड इन रिटर्न में। आप देखिए ये GSTR 1 है, ये 1 मई से 31 मई का है, ये आपका GST नंबर आपकी पार्टी का है, और ये देखिए 13 बिल है, तो इंक्लूडेड में 13 दिख रहे हैं। पूरे महीने भर में 31 एंट्रियां की है सॉफ्टवेयर में, लेकिन 13 एंट्रियां इस रिटर्न से संबंधित है। 13 में से 3 बिल B2B वाले, ये देखिए B2B इनवॉइस वाले, ये सब टेबल व्यू है, टेबल से। तो 3 बिल B2B वाले, यानी टोटल मिला के 7,200 रुपए की वैल्यू के बिल है B2B में। 648 का CGST SGST है, 1296 रुपए का टोटल टैक्स है, और टोटल इनवॉइस वैल्यू इतनी बन रही है टैक्स जोड़ के। और आप ये भी देख सकते हैं यहां पर B2C में टोटल स्मॉल में 7 बिल दिख रहे, 7 नहीं मतलब B2C में ये टोटल 10 बिल दिख रहे हैं। देखिए वाउचर देखिए 10, टोटल मिला के 2,08,170 रुपए की सेल है। 18 हजार रुपए की लगभग CGST SGST है, और टोटल 37,470 रुपए का ये टैक्स अमाउंट है, और आगे यहाँ इनवॉइस अमाउंट नजर नहीं आया है, ठीक है, तो अपने को उससे खैर कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि ये 37,470 तो ये और 1296 ये, यानी टोटल मिला के इस महीने में आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि मैंने 2,15,370 रुपए का माल बेचा, सर्विस बेची। 19,383 की CGST SGST मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया, यानी मेरी टोटल लाइबिलिटी इतनी है 38,766 रुपए। आपने ये रिटर्न अगर भर दिया आज, तो ये पेमेंट आपको सरकार को एनी हाउ करना पड़ेगा GSTR 3B भरते वक्त। अगर आज आपने ये भर दिया ना, तो आपको ये 9 दिन के अंदर अंदर पैसा गवर्नमेंट को देना। कितना? 38,766 रुपए। यानी GSTR 1 में हम अपनी लाइबिलिटी को डिक्लेयर करते हैं और 3B में जाके उसका पेमेंट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं रिटर्न। कितना? नहीं, यहां पर देखिए, ये यहां पर कहीं ना कहीं ये 8,496 यहाँ के आ रहे हैं फिगर, लेकिन ये यहाँ का इनवॉइस अमाउंट नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको अपने कंसीडर नहीं करना है। इन दोनों, अगर ये इसमें इस अमाउंट में ये अमाउंट जोड़ दूंगा तो टोटल इनवॉइस अमाउंट आ जाएगा, इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया है कि टैली आपको ऑटोमेटिक बना के दे देगा रिटर्न, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे रिटर्न मैन्युअली, ये आपके पास बिल और भरने जाओगे, सपोज आपके पास टैली नहीं है और आपको किसी क्लाइंट का भरना है डेटा, तो आप कैसे बनाओगे? चलिए देखते हैं। GSTR पोर्टल पे जाके अपन रिटर्न फाइल करेंगे। वापस से लॉगिन कर रहा हूं। थोड़ी देर अगर आप लाइव नहीं रहते हो तो फिर वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है,
ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, तरनप्रीत, प्रभजोत, अर्शदीप, महिमा, लॉगिन करते हैं, कैप्चा कोड डालते हैं, लॉगिन। अब रिटर्न भरने जाना है तो डायरेक्ट सर्विसेज में जा रहा हूं यहां से, इसमें रिटर्न ऑप्शन है, इसमें रिटर्न डैशबोर्ड, आपके सामने रिटर्न डैशबोर्ड खुल गया जहां पर आपको बताना पड़ेगा कौन से फाइनेंशियल ईयर का भर रहे हो, अभी 24-25 चल रहा है, कौन से क्वार्टर का है, पहले क्वार्टर का है और कौन से महीने का है। तो ये अभी जो हम रिटर्न भर रहे हैं वो मई महीने का है, तो मई लेना है और सेलेक्ट सर्च करना है। तो जैसे आप मई लेके सर्च करोगे तो मई में क्या क्या काम करना है आपको मई के लिए वो बता दिया है कि पहले तो 3B भरना है, सॉरी 1 भरना है, आज ये 11 तारीख ड्यू डेट है और अगला रिटर्न आपका आएगा 3B 20 तारीख का। अब इसमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रिपेयर ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप टेली वेली या ऐसे किसी सॉफ्टवेयर से वो रिटर्न बना दिया होता और उसकी एक फाइल बना दी होती, जेसन फाइल कहते हैं जिसको, तो यहां लाके आपको उसे अपलोड करना होता इस ऑप्शन पे जाके। अभी मैं ऑनलाइन भरने वाला हूं, तो प्रिपेयर ऑनलाइन। जैसे मैंने ऑनलाइन पे क्लिक किया, आप देखिए अभी स्टेटस क्या आ रहा है, नॉट फाइल। अब मैं भरने जा रहा हूं, ठीक है। ये सारी टेबल्स कहलाती है, क्या कहलाती? टोटल मिला के कितनी टेबल दिख रही है आपको? 11। कितनी दिख रही? 13। मैं बोलू खड्डे में पढ़ो। 13 टेबल्स है, कितनी? 13 टेबल। यानी आपको इस रिटर्न में 13 टेबल्स के थ्रू गवर्नमेंट को जानकारी देनी पड़ सकती है। जरूरी नहीं कि 13 के 13 ही काम आवे हर बार, लेकिन 13 टेबल्स है जिनमें जाके हमें अपना डेटा डालना पड़ता है। सबसे पहली टेबल है, देखो B2B, टेबल नंबर 4A, 4B, 6B, 6C, B2B इनवॉइसेज यहां डालने होते हैं। तो अपने पास है ना B2B, कितने? 3 है, चलिए डालते हैं। उसमें आया, एड रिकॉर्ड में गया और इसमें आपको मैंने बोला कि 1 by 1 डालना पड़ेगा। तो सबसे पहला बिल अब हम यहां पर देखने वाले हैं, देखिए ऊपर ऊपर सबसे पहला ही पहला ये रहा B2B वाला, निकालते हैं अपन, ये रहा B2B वाला। पहला ही पहला बिल है, कौन सी पार्टी को बेचा आपने? मिराक्युलस वाटर सॉल्यूशन। ये पार्टी ऑलरेडी मैं इसके साथ अगर लगातार कोई काम करता हुआ आ रहा हूं तो इसका मास्टर पहले से सेव होगा, ये सेव है। तो मैंने जैसे MI लिखा, ये आ गया, इसको क्लिक कर दूंगा तो इसकी ये डिटेल आ जाएगी। इनवॉइस नंबर मुझे यहां लिखना है, तो ये इनवॉइस नंबर ये रहे 12 MOP 24-25, ये बिल नंबर है। और बिल की डेट आपको यहां पर लेनी है 1 मई, तो 01/05/2024। और टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको नजर आएगी ये 3422। और प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे पता पड़ेगा? सामने वाली पार्टी भी राजस्थान की है तो आपने राजस्थान में ही बेचा। और उसके बाद आपको कौन से रेट वाली सप्लाई की आपने, तो ये मैंने आपको बोला है कि ये प्रिंटिंग का बिजनेस है तो 18% लगता है, तो 18% वाली सप्लाई है तो आप 18% में जाके यहां टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। तो उस बिल में टैक्सेबल वैल्यू कहां नजर आएगी? ये रही। अब ये भी बताया था, टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू। तो ये 2900 रुपए आप यहां डाल दो तो ऑटोमेटिक वो टैक्स का अमाउंट आगे कैलकुलेट कर लेगा, CGST और HGST का, ठीक है। और ये 261 को क्रॉस वेरीफाई कर लो और आप बस इसको सेव कर दो। बस ये ऐसे बिल चढ़ाने सारे। पहला बिल हमने चढ़ा लिया है। कुछ गड़बड़ आ रही है क्या? ये चढ़ा दिया, ठीक है। कंफर्म करने के लिए आप एक काम करो, पीछे जाके बैक में जाके चेक भी कर सकते हो। बैक गए, ये आ गया, देखिए ये पार्टी का GST नंबर आ गया, ये उसका नाम आ गया, ये एक नंबर प्रोसेस रिकॉर्ड में आ गया। अब वापस आप बैक में जाओ, या बैक में जाओ या ऐड रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ऐड रिकॉर्ड करो, अगला बिल। अब अगला बिल हमें, हमारे पास इन बिलों में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा B2B में चलते हैं। पहले कौन से डालने हैं?
ये रहा। अब अगला बिल है सनराइज पेपर प्रोडक्ट्स। तो जैसे ही आप यहां पर SUN लिखोगे, अगर ये पार्टी होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो बताएगा कि भाई नहीं है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो कोई बात नहीं, इसका GST नंबर डाल दो वहां देखकर, 08 ABRFS 7470 C1ZR। ठीक है। और ये देखिए ऑटोमेटिक इसका नाम आ गया। आप क्या कर सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो, ऐड टू मास्टर, ताकि भविष्य में कभी भी वापस ये नंबर नहीं डालना पड़े, इसका नाम ऐड हो जाए और आगे खाली इसका नाम का 1 या 2 लेटर डालोगे आ जाएगा। तो अपन ऐड टू मास्टर करेंगे और यहां पर सेम टू सेम नाम ये जो लिखा हुआ वो यहां डाल देंगे, सनराइज पेपर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और सेव। अब आप बिल नंबर डालो 20 MOP 2425, बिल की डेट डालो 21 मई 2024। बिल की वैल्यू, टोटल वैल्यू नीचे देखनी, 4012 राजस्थान में ही की गई सप्लाई है ना। तो आपको 18% में जाके खाली क्या डालना है, ऊपर की वैल्यू डालनी है, टैक्सेबल वैल्यू 3400। अमाउंट देख लो, क्रॉस चेक कर लो, 306 या 306 टैक्स का अमाउंट है, सेव कर दो। अब एक बिल और डालना है, तो आप यहां से बैक कर लो। अब देखिए दोनों पार्टियों के एक एक बिल नजर आ रहे हैं। अब वापस से ऐड करो, तीसरा B2B वाला इनवॉइस देखते हैं। ये रहा, रेडियंट एकेडमी का है। तो आप जैसे RAD लगाओगे, अगर ये सेव है तो आ जाएगा, ये सेव। अब बिल नंबर यहां डाल दो 22 MOP 2425। इनवॉइस वैल्यू, सॉरी इनवॉइस की डेट कितनी, 21 मई 2024। इनवॉइस की वैल्यू नीचे यहां से नजर आ जाएगी 1062, और 18% में जाके आपको कौन सी वैल्यू डालनी, टैक्सेबल वैल्यू डालनी 900, यानी 81 रुपए। आप इसको सेव कर दें। B2B सारे के सारे बिल 1 by 1 हमने चढ़ा दिए हैं। अब मामला आता है B2C का। किसका, तो पीछे जाओ आप, वापस बैक करो, इन टेबल पे आ गए, ये तीनों बिल यहां नजर आ रहे हैं। अब B2C स्मॉल में डालना है ये सब, ये इसमें अदर में क्लिक करो, इस पे ऐड रिकॉर्ड करो। इसमें आपको एक एक बिल नहीं डालना है, इसमें आपने कहां सेल की वो बता दो। तो आपने सारी सेल कहां की, राजस्थान में की, तो आप यहां से राजस्थान ले लो, ये राजस्थान। टैक्सेबल वैल्यू, अब देखिए आपको वो बाकी के 10 बिल की ये वैल्यू जोड़नी पड़ेगी, कौन सी बताता हूं। जैसे B2C है ना, जितने भी 10 ही बिल है उनकी ये टैक्सेबल वैल्यू को पहले कैलकुलेटर लेके बैठ के जोड़ दो, या फिर एक्सेल में जाओ, 10 के 10 ही नंबर लिख लो, और ये एक जगह एक कॉलम बना लो टीवी का, एक कॉलम बना लो CGST का, एक कॉलम बना लो SGST का, और एक कॉलम लास्ट में IV का बना लो, और 10 के 10 ही बिल की एक्सेल में वो वैल्यू लिख दो, और फिर लास्ट में आप उसे ऑटोसम कर दो। वो ऑटोसम वाली वैल्यू चाहिए होगी। जैसे हमारे केस में तो हमने क्या किया, वो टेली वाला एक प्रिंट आउट यहां पर मंगवा लिया, यहां से हमें ये वैल्यू पता पड़ जाएगी। ये देखिए, ये सही है ना, 10 की 10 ही बिल की वैल्यू, ये टैक्सेबल वैल्यू है 2,08,170 रुपए। तो ये वैल्यू हमें यहां डालनी है, कहां पे, यहां पर 1,08,000, सॉरी 2,08,170, 2,08,170, और रेट 18% वाली है, 18 ले लो, और टैक्स अमाउंट आप क्रॉस चेक कर लो 18,735.30, 18,735.30, 18,735.30 सही है, और सेव कर दो बस।
यानी आप सोचो 10 बिल थे, किसी भी बिल की कोई भी इंटरनल जानकारी इसमें नहीं डाली गई है B2C में, सिर्फ गवर्नमेंट को ये बोला है कि टोटल बिल इतनी वैल्यू के हैं, टैक्सेबल वैल्यू के, और उन पे इतना इतना टैक्स बना है, दैट्स इट। रेट चेंज होती तो फिर आपको वो इसमें नहीं डालना पड़ता, वो फिर आपको वापस से अलग से ये, जैसे एक बिल 5% वाला होता तो मैं वहां 9 बिल की टोटली करता हूं, पहले 18% में 9 की डालता, फिर वो एक की वापस यहां राजस्थान लेता, यहां पर वो 5% रेट लेता और यहां उस एक बिल की डालता। तो अगर रेटें बदली है तो फिर आपको उसको अलग अलग डालना पड़ेगा। अलग अलग मतलब उस रेट वाइज जितने भी बिल है, और अगर स्टेट भी बदला है तो अलग अलग डालना पड़ेगा। मान लो इन 10 बिल में से 5 राजस्थान की पार्टियों को सप्लाई की होती और 5 पंजाब की पार्टियों को सप्लाई की होती, तो पहले मैं यहां पंजाब या राजस्थान लेता, उस 5 बिल की टोटल यहां डालता, फिर मैं यहां वापस राजस्थान लेता और 5 बिल की टोटल डालता। तो अगर स्टेट बदल रहा है या रेट ऑफ टैक्स बदल रहा है तो आपको फिर वो B2C सप्लाई को उसी तरह से कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा। अगर सेम स्टेट और सेम रेट है तो फिर मैंने 10 के 10 ही बिल की क्या कर रही, टोटल कर दी। ये हो गया हमारा B2C सप्लाई। देखिए राजस्थान में 18% वाली इतनी सप्लाई की आप, ठीक है। अब आप बैक में आ जाओ, ये B2C दिखेगा। अब अच्छा, इसमें 10 नंबर कभी नहीं दिखेंगे, एक ही दिखेगा, क्योंकि नंबर तो आपने डाले ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बताता हूं, इसके अलावा आपको और क्या डालना होता है। तो देखिए ये यहां पर आपको कुछ चीजें और नजर आ सकती है, ठीक है। यहां पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आप देखिए, लेकिन आप यहां पर कुछ चीजें और डाल सकते हो। एक तो आप यहां पर HSN वाइज समरी डाल सकते हो। क्या? HSN वाइज समरी। तो HSN पे क्लिक करो, HSN डालो। HSN मतलब ये रहा 9989, ये HSN है। और देखिए आप सारे HSN यही मिलेंगे आपको, तो आप ये 9989 डाल दो यहां पर सॉरी हाँ, SSC या HSN एक ही बात है, ये डाल दिया हमने, ठीक है। और इसमें हम डायरेक्ट यहाँ टैक्सेबल वैल्यू डाल देंगे सारी। तो ये वैल्यू हमें कहां से पता पड़ेगी, ये यहां से पता पड़ जाएगी। मैं बताता हूं आपको, ये मैंने जो, या तो आप क्या करो, इन सारे बिल की एक ग्रैंड टोटल लगा लो टैक्सेबल वैल्यू की, 13 के 13 ही बिल की, वो वहां डालनी है। या फिर आप अपना कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उससे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अब मेरी यह जो ग्रैंड टोटल हो रही है सारे बिलों की, वो कितनी हो रही, 2,15,370 है ना, 2,15,370। तो मैं यहां डाल दूंगा ये 2,15,370, रेट 18% ले लूंगा। तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही, अच्छा ये ऑटोमेटिक अमाउंट नहीं लेगा CGST या GST के, तो ये अमाउंट भी यहां से पकड़ लेते हैं अपन, 19,383, 19,383.30, 19,383.30, और आप इसको ऐड कर दें। ये ऐड हो गया। अब आप बैक में जाइए, ऐड हो गया कि भाई आपने इस HSN वाली इतनी सप्लाई की है, इतने रेट वाली इतना इतना टैक्स बना, ठीक है। अब आप वापस से क्या करो, बैक में जाओ, सॉरी, सेव करो पहले, ये सेव। अब बैक में जाओ। लास्ट एक चीज और डालनी पड़ेगी अपने को, वो है डॉक्यूमेंट डिटेल। तो डॉक्यूमेंट डिटेल्स में जाओ, सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाई के डॉक्यूमेंट्स ऐड करो। यहां से डॉक्यूमेंट फ्रॉम से लगाकर टू तक, यानी कौन से नंबर से कौन से नंबर तक आपने इश्यू किए वो देखो। तो यहां पर देखिए 11 से लगाकर, तो आप यहां डाल दो ये जैसे 11 MOP है, तो 11 MOP 24-25 से लगाकर 2 कहां तक, लास्ट देखो आप 23 MOP 24-25, यानी टोटल कितना हुआ है 13, कैंसल 0 और ऐड। इसको डिलीट मार दूं और सबसे लास्ट में सेव बटन आएगा, सेव कर। हो गया ये 1, सारी डिटेल जो डालनी थी वो डाल दी गई है। अब हम सीधे सीधे यहां से आ जाते हैं बैक। ये हमारा रिटर्न में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें डालनी थी वो सब डाल दी है। अब हम सीधे सीधे जाएं, सबसे पहले हम जनरेट समरी करें। जनरेट समरी करने के बाद आप यहां से थोड़ा सा रिफ्रेश कर दें। अब देखिए रेडी टू फाइल स्टेटस आ गया।
अब आप यहाँ प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करें। एक बार आपको वो समरी बताएगा पूरी, आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा अपने बिल से, डिटेल से सारी, कि आपने ये जो डिटेल डाली है ये सब कुछ सही है या नहीं है। जैसे यहाँ देखिए 7,200 B2B में डाली गई है, तो यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर B2B में टेली वाला भी है 7,200, 648, 648, तो सही है। और B2C में हमने डाला है ये 2,08,170, जिसपे इतना इतना टैक्स बन रहा है। और उसके अलावा ये पूरा रिटर्न में सारी टेबल्स नज़र आ रही है, ये टोटल सप्लाई दिख रही है हमारी, टोटल CGST SGST दिख रहा है, और सबसे लास्ट में ग्रैंड टोटल आपको दिख ही रही है। अब आप यहाँ से फाइल स्टेटमेंट करें। जैसे आप फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, अपना नाम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, DSC और EVC कर दो। तो अगर कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है तो उसे डिजिटल सिग्नेचर से फाइल करना होता है, और बाकी जितने भी टैक्स पेयर होते हैं उनको EVC से साइन करना होता है। EVC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे एक OTP आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे गया होगा, इस मोबाइल नंबर और इस ईमेल आईडी पर आप जैसे ही डालोगे 207F3D, और आप जैसे ही वेरीफाई करोगे ये आप देख सकते हैं ऊपर आपका ये आ गया फाइलिंग स्टेटस कि भैया आपने इस GST नंबर के लिए मई महीने का रिटर्न सक्सेसफुली फाइल कर दिया GSTR1। आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको भेज दिया गया होगा ईमेल आईडी पर और मोबाइल पे, दोनों पे। आप अपने डैशबोर्ड में जाके आप देख सकते हो। तो अब वापस से मैं जा रहा हूं सर्विसेज में, रिटर्न डैशबोर्ड में, और आप देख सकते हैं अगर आप अब यहाँ से मई महीना लेते हैं, सर्च करते हैं, तो जो पहले यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन लिखा हुआ आ रहा था वो नहीं आ रहा है, अब आपका फाइल्ड लिखा हुआ आ रहा है, और आप इसको व्यू कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे GSTR1 भरा जाता है। मुझे समय इसलिए लगा क्योंकि मुझे हर चीज समझानी पड़ी। बाकी ये जो काम मैंने आपको अभी बताते हुए किया है, आप 1 से 100 तक गिनती गिनते तो भी मैं भर देता, है ना। तो बहुत आसान है, और हम भरेंगे 8-10 दिन बाद GSTR3 है। अब देखो जहां से रिटर्न, जो 5 रिटर्न पीरियड आ रहे हैं उसके लिए आपको पहले बाहर निकलना पड़ेगा, इसमें रहते हो वो नहीं देख सकते। आप वापस लॉगिन करोगे, अभी नहीं दिखेगा, थोड़ी देर बाद वापस जब लॉगिन करते हो तब दिखता है। नहीं भरा होगा ना, क्यों नहीं भरा? 3P भरा था। हाँ हाँ, पहले स्कीम अलग थी, बाद में अलग स्कीम हो गई इसकी। ठीक है, थैंक यू सो मच।